मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बचाने की कोशिश करते हुए विकलांग हो गई थी। उसी वजह से उसका एस रैंक टैलेंट जागने के बजाय सिर्फ एफ रैंक आइसेबिलिटी के रूप में जागा। जैसे ही उसकी कीमत कम हो गई, मैंने उसे अपने पास से दूर कर दिया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन उसका टैलेंट फिर से बहाल हो जाएगा और वह आइस गॉडेस बन जाएगी। जब वह मुझसे बदला लेने वाली थी, तब उसे पता चला कि मैं पहले ही मर चुका था। उसके अंदर का इनर डीमन फूट पड़ा और उसके कई दुश्मनों ने उसे घेर लिया। धत्त तेरे की, ये सब इस शरीर के असली मालिक की यादें हैं। इस समय मैं अवेकनिंग सेरेमोनी के दौरान दोबारा जन्म लेकर वापस आया हूं। यानी अभी अभी शिनू ने एफ रैंक आइस एबिलिटी जागृत की है। शिनू, चिंता मत करो। हमारे टैलेंट चाहे जैसे भी हों, हम फिर भी बचपन के साथी हैं। ब्रदर जुओ, अब आपकी बारी है स्टेज पर जाने की। शू को यकीन है कि आप कोई हाई ग्रेड एबिलिटी जागृत करेंगे। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। कमीने, पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हारे झूठ पर भरोसा किया, तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई और अब दोबारा जन्म लेकर वापस आई हूं। मैं सूजन कसम खाती हूं कि जब तक तुम्हें मार नहीं दूंगी तब तक चैन से नहीं जीऊंगी। मैं वहीं जम गया। तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो होस्ट, आपने एक गॉडेस के साथ बाइंड होना चुन लिया है। फॉर्च्यून सिस्टम होस्ट को उन गॉडेसेस की फॉर्च्यून से बाइंड कर सकता है जिनके साथ होस्ट ने कभी गलत किया था। सिस्टम ने अपने आप सुसानु को बाइंड कर लिया है। होस्ट अब सुसानु के विचार पूरी तरह सुन सकता है। भीड़ के दबाव में मुझे सोचने का समय नहीं मिला और मैं सीधे अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। अवेकनिंग शुरू होते ही सुनहरी रोशनी चमकी और आसमान में बड़े अक्षर उभर आए। जुओ ने एस रैंक हैंड ऑफ गॉड जागृत किया है। इसकी बेसिक स्किल किसी भी एलिमेंटल सुपरनैचुरल एबिलिटी को कॉपी कर सकती है। नीचे खड़ी भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। तभी मैंने सुजानू की आवाज सुनी, तो क्या हुआ अगर उसे हैंड ऑफ गॉड मिला है? फिर भी वह जल्दी मरने से नहीं बचेगा। लेकिन इस जीवन में तुम्हें हराने का अधिकार सिर्फ मुझे है, सूसन यू को। उसी समय आसपास के छात्र बातें करने लगे। कुछ लड़कियां पागलों की तरह मुझसे अपने प्यार का इजहार करने लगीं, जबकि ज्यादातर लोग शिनू का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि वह मेरे लायक नहीं है। मैंने भौहें सिकोड़ ली। अगर मुझे भविष्य के उस संकट से बचना था जो मेरी जान लेने वाला था, तो मुझे शिनू की नफरत खत्म करके उससे अच्छा रिश्ता बनाना होगा। इसलिए मैंने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, आज मैं जुओ सबके सामने एक बात घोषित करता हूं। क्या आखिरकार वही होने वाला है? दोबारा अनुभव करने पर भी दिल टूटता है, शिनू मन ही मन सोच रही थी। मैंने आगे कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एस रैंक एबिलिटी जागृत की है, लेकिन मैं शिनू को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसकी अवेकनिंग खराब रही। अगर मैंने किसी को भी शीनू के बारे में बुरा बोलते सुना, तो मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। क्या उसे सबके सामने मेरा अपमान करके मुझसे ब्रेकअप नहीं करना था? मेरी पिछली जिंदगी की ताकत का एक हिस्सा अभी भी मेरे अंदर मौजूद है। तो सच में मैं उसी पल वापस जन्मी हूं। शिनू पूरी तरह उलझन में पड़ गई। मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। ब्रदर जुओ, अगर आप मुझसे अलग होना चाहते हैं तो शिनू आपके भविष्य को नहीं रोकेगी। जुओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या योजना बना रहे हो। मेरे माता पिता के साथ कुछ होने से पहले मुझे तुम्हें हटाना होगा ताकि भविष्य का खतरा खत्म हो जाए। मैंने मन ही मन आह भरी। प्यार में चोट खाई हुई लड़की का भरोसा जीतना सच में बहुत मुश्किल था, लेकिन सिस्टम के साथ मैं धीरे धीरे सफल हो सकता था। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं जुओ तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? और फिर मैंने सुशायु को चूम लिया। अपनी असली भावनाएं जाहिर न होने देने के लिए सुषेणु केवल चुपचाप उसका जवाब दे सकी। तभी एक महिला टीचर हमारे पास आई। वह छात्र कहाँ है जिसने एस रैंक टैलेंट जागृत किया है? मैं अर्थ एकेडमी की ओर से स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए आई हूँ। ये जीगुओ की मेंटर थी। वह कभी गूंजों की सबसे प्रतिभाशाली अवेकंड वन मानी जाती थी और गॉडहुड तक पहुंचने की सबसे बड़ी उम्मीदवार थी। लेकिन जीगो ने छिपकर उसे नुकसान पहुंचाया था और अंत में वह राक्षसों के हाथों दुखद मौत मरी थी। अवेकनिंग इंस्ट्रक्टर जोंगहान को मेरे सामने ले आया। ये जू है। इसकी टैलेंट इसे किसी भी एलिमेंटल एबिलिटी को कॉपी करने देती है। तुम्हारे बताए बिना भी मैं जानती हूं, पिछली जिंदगी में यह वही विद्रोही शिष्य था जिसे मैंने खुद प्रशिक्षित किया था। यह सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। क्या वह भी दोबारा जन्म लेकर आई थी? स्टूडेंट जू, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे टीचर जोंग हान कह सकते हो। क्या तुम अपनी एबिलिटी दिखा सकते हो? सिर्फ एस रैंक होना अर्थ एकेडमी में दाखिले की गारंटी नहीं है। विद्रोही शिष्य, बहुत समय बाद मिल रहे हैं।
पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हें पूरे दिल से प्रशिक्षित किया था ताकि तुम मुझसे भी आगे निकल सको, लेकिन मुझे क्या पता था कि हार्ट ऑफ रेजिंग थंडर की वजह से तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। अंत में जब मैं थंडर गॉड बनने ही वाली थी, तब तुमने मेरे खिलाफ साजिश रच दी। मैं रोना चाहता था, लेकिन आंसू तक नहीं निकल रहे थे। जोंग हान की मेरे प्रति हत्या की इच्छा सूजन यू से भी कम नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैंने सुजानू को शांत किया था, और अब एक और आ गई। तभी सिस्टम की सूचना आई। सिस्टम ने अपने आप जोंग हान को बाइंड कर लिया है। होस्ट अब जोंग हान के विचार पूरी तरह सुन सकता है। यह सुनते ही मेरा दिल ठंडा पड़ गया। वह सच में भी दोबारा जन्म लेकर आई थी, ताकि जोंगहन को मुझ पर शक न हो। मैंने गहरी सांस ली और घबराया हुआ होने का नाटक किया। कोई समस्या नहीं टीचर। फिर जोंग हान ने 3 लो लेवल लाइटिंग स्किल्स का प्रदर्शन किया। उस समय मैंने लाइटिंग प्रिजन कर्स का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस बदमाश ने उसे कॉपी करके सीधे मुझ पर चला दिया था ताकि मेरा ध्यान खींच सके। तभी मैंने इसे अपना शिष्य स्वीकार किया था। इस बार मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आने वाली, एहसान फरामोश भेड़िए। मैं सोच में पड़ गया। तो हैंड ऑफ गॉड फॉरबिडन स्पेल स्किल्स भी कॉपी कर सकता है। अलग अलग लेवल के विरोधियों के खिलाफ भी यह मारने का मौका देता है। अब समझ आया कि जोंगहान ने दोबारा जन्म लेने के बावजूद मुझे तुरंत क्यों नहीं मारा। मुझे कोई तरीका निकालना होगा जिससे वह अपनी सतर्कता कम करे। मैंने हैंड ऑफ गॉड सक्रिय किया और जोंगहान की सारी स्किल्स देखी। फिर मैंने उसकी स्किल्स में से अपनी पिछली जिंदगी वाला फॉरबिडन स्पेल हेवन शेकिंग पर्पल थंडर कॉपी कर लिया। तुरंत काले बादलों ने आसमान को ढक लिया। पिछली जिंदगी में इसी लड़के ने मुझ पर हेवन शेकिंग पर्पल थंडर चलाया था। मैंने सोचा था कि पहली बार इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए गलती हुई होगी, लेकिन असल में तो यह शुरू से ही अपने गुरु के साथ विश्वासघात करना चाहता था। आसमान से बैंगनी बिजली का एक विशाल झटका नीचे गिरा, लेकिन जोंगहान पर गिरने के बजाय वह सीधे मेरी तरफ आने लगा। क्या दोबारा जन्म लेने से बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा हो गया? क्या इस गद्दार शिष्य की किस्मत बदल गई है? जैसे ही पर्पल ठंडर मुझ पर गिरने वाला था, जोंग हान ने हाथ उठाकर अपनी शक्ति से उसे रोक दिया। मैंने राहत की लंबी सांस छोड़ी। मेरा दांव सही निकला था। मैं तुरंत बोला, टीचर, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि हैंड ऑफ गॉड सीधे हेवन शेकिंग पर्पल थंडर जैसे फॉरबिडन स्पेल को कॉपी कर लेगा। मैंने तुरंत कहा, मैं इस जीवन रक्षा के एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। भविष्य में जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं आपकी रक्षा करूंगा ताकि आपकी इस कृपा का बदला चुका सकूं। मैं आज यहां जू को मारने आई थी, लेकिन अब मैंने खुद उसकी जान बचा ली, और ऊपर से वह कह रहा है कि वह मेरी रक्षा करेगा। जोंग हान एक पल भी और वहां रुकना नहीं चाहती थी। उसने हाथ हिलाया और कहा, जुओ, बधाई हो, तुमने परीक्षा पास कर ली है। स्कूल शुरू होने पर सीधे अर्थ एकेडमी में रिपोर्ट करना। मुझसे संपर्क जानकारी लेने के बाद वह जल्दी से वहां से चली गई। मैं मुड़ा और देखा कि सुशियू के चेहरे पर आंसू ही आंसू थे। उसने अभी अभी सोचा था कि मैं पर्पल ठंडर से मर जाऊंगा, और क्योंकि वह खुद मुझसे बदला नहीं ले पाती, इसलिए वहीं रो पड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मैं सुरक्षित हूं, वह शांत हो गई। मैं धीरे धीरे उसके पास चलकर गया। शिनू, तुम रो क्यों रही हो? मैं नहीं रो रही थी। तुम जरूर इसलिए रोई होगी क्योंकि तुम्हें डर था कि उस फॉरबिडन स्पेल की वजह से मैं मर जाऊंगा, है ना? किसे आपकी चिंता थी ब्रदर जुओ? गुओ, ऐसे मत करो, यहां बहुत सारे लोग हैं। उसके मन की बातें सुनकर मैं पहले ही जान चुका था कि सुशिणु के दिल में अभी भी मेरे लिए कुछ भावनाएं बाकी थीं। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आसपास खड़ी भीड़ फुसफुसाने लगी, मुझे सच में सुसाणु से जलन हो रही है। उसने सबसे कमजोर एबिलिटी जागृत की है, फिर भी जुओ उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ, जुओ उसके साथ है। उसकी टैलेंट चाहे कितनी भी खराब हो, फिर भी वह सिर ऊंचा करके जी सकती है। तभी सुषिणु मन ही मन बोली, मैंने कभी जुओं पर भरोसा नहीं किया। इस बार दोबारा जन्म लेने के बाद मैं उस अवसर को पहले ही हासिल कर लूंगी। अपनी डिवाइन सोल को ठीक करूंगी और पिछली जिंदगी से भी तेजी से आगे बढ़ूंगी। सुजानू को बार बार उस अवसर का जिक्र करते सुनकर मैं भी लालच में आ गया। अगर वह सच में डिवाइन सोल को ठीक कर सकता है और किसी को गॉडहुड तक पहुंचा सकता है, तो सिस्टम की मदद से वही फॉर्च्यून हासिल करके मैं भी गॉडहुड तक पहुंच सकता हूं। ब्रदर जुओ, मैं थोड़ी थक गई हूं। अवेकनिंग सेरेमोनी भी खत्म हो चुकी है। चलिए घर चलते हैं। मन ही मन उसने सोचा, आज रात मैं चुपके से निकलकर उस अवसर को ढूंढूंगी।
उस बेदिल आदमी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। यह सुनकर मैंने सिर हिलाया और घर चलने के लिए तैयार हो गया। मेरा इरादा था कि मैं उसकी योजना के साथ चलूं और उसे उस अवसर की तलाश करने दूं। घर लौटते समय मैं जानबूझकर सुषिणु के साथ ज्यादा घुलने मिलने लगा ताकि उसके पुनर्जन्म का राज छिपा रहे। सुषिणु बस सब कुछ चुपचाप सहती रही। बहुत गुस्सा आ रहा है। जैसे ही मुझे सीक्रेट रियलम का अवसर मिल जाएगा, सबसे पहले मैं इन गंदे हाथों को काट दूंगी। उसकी बात सुनकर मैं डरा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा उसके करीब होने लगा। घर पहुंचते ही सूसन यू के माता पिता हमारा स्वागत करने आए। शिनु और जू वापस आ गए। आओ बैठो। मॉम, डैड, शिनु और मैंने अवेकनिंग सेरेमोनी पूरी कर ली है और अब हम ग्रेजुएट भी हो चुके हैं। अब से हमारे पास आपके साथ घर पर रहने के लिए बहुत समय होगा। जो ये मेरे माता पिता हैं, तुम्हें इन्हें अंकल और आंटी कहना चाहिए। लेकिन बूढ़ा दंपति बहुत खुश हो गया। ये पहली बार है जब जो ने हमें मॉम और डैड कहा है। हमें यह बहुत अच्छा लगा। सुषिनु मन ही मन बोली, लगता है मुझे इस बेदिल आदमी को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा। मैंने अंदर ही अंदर आह भरी। क्या वह सच में मुझे मारना चाहती है? अब उसका सीक्रेट रेल्म में जाकर अवसर हासिल करना असंभव था। फिर मैंने बूढ़े दंपति को आज की सारी घटनाएं बताईं और अर्थ एकेडमी में अपने स्पेशल एडमिशन का जिक्र किया। दोनों खुशी से हंसते रहे, जबकि सुजानू का चेहरा और भी उदास होता गया। इसी तरह समय बीतता गया और आधी रात हो गई। बिना किसी झिझक के सुजानू चुपके से घर से निकल गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं पहले से ही उसके पीछे पीछे चल रहा हूं। डिवाइन सोल को ठीक करने वाली वस्तु मैं उससे नहीं छीनूंगा, लेकिन बाकी अवसरों का मामला अलग था। हम सीक्रेट रेल्म के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। सुसानू बिना रुके अंदर चली गई और मैं उसके पीछे पीछे घुस गया। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के सहारे सुशिनु हर खतरे से बचती हुई आगे बढ़ी और जल्द ही हम सीक्रेट रेल्म की गहराइयों में पहुंचकर एक विशाल हॉल में दाखिल हुए। हॉल के बीचों बीच ड्रैगन की हड्डियों जैसा एक टूटा हुआ रहस्यमयी ढांचा खड़ा था। उसके पास एक जंग लगी यांत्रिक पत्थर की घड़ी थी। सुशिनु हॉल के सामने खड़ी होकर सोचने लगी। डिवाइन सोल को ठीक करने वाला जीन पोषण हॉल के पूर्वी हिस्से में है। विंग्स ऑफ डॉन दक्षिण पश्चिम कोने के मलबे में छिपे हैं। लाइटनिंग टाइप लाइटनिंग डीमन ड्रैगन स्पीयर बीच वाले पत्थर के स्तंभ के नीचे है। वाटर टाइप सोल ऑफ द डीप सी टूटे हुए कंकाल के पास है। और स्टार फ्लेयर, जिसमें अनंत तारकीय शक्ति है, पत्थर की घड़ी के गैरों के अंदर छिपा है। सबसे पहले मुझे अपनी डिवाइन सोल ठीक करनी होगी। तभी मैं बाहर निकल आया और जोर से पुकारा, शिनू, क्या तुम अंदर हो? मैंने तुम्हें चुपके से निकलते देखा था और मुझे चिंता हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया। लेकिन यहां पहुंचकर मैं तुम्हें खो बैठा। अगर तुम यहां हो तो जवाब दो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है शिनू। सुशिनु चौंक गई। वह छिपने के लिए जगह ढूंढने ही वाली थी कि मैं उसके सामने पहुंच गया। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया शिनू। मैं बहुत परेशान हो गया था। सुशिनु ने खुद को शांत करने की कोशिश की। शांत रहो। मुझे इस बेदिल आदमी को यहां से दूर करना होगा और इन अवसरों की रक्षा करनी होगी। उसने कहा, माफ कीजिए ब्रदर जुओ, शू बहुत जिद्दी थी। मेरी टैलेंट बहुत खराब है, इसलिए मैं रात में अकेले घूमने निकल आई थी। चलिए घर वापस चलते हैं। अंदर से मैं बेहद खुश था, लेकिन बाहर से सोचने का नाटक करने लगा। मैंने चारों तरफ देखा और कहा, शिनू, लगता है हम गलती से किसी सीक्रेट रेल्म में आ गए हैं। शायद यहां ऐसे खजाने हों जो हमारी ताकत बढ़ा सकें। ब्रदर जुओ, क्या आप ज्यादा नहीं सोच रहे? इतनी छोटी सी जगह में सीक्रेट रेल्म कैसे हो सकता है? हमें जल्दी घर लौटना चाहिए। मैं शांत रहा और धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम वाले मलबे की ओर बढ़ा। शिनू, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूं। सुशिनु मन ही मन घबरा गई। धत्त तेरे की, वह तो विंग्स ऑफ डॉन है, जिन्हें मैं पिछली जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती थी। मैं जिग्यू को उन्हें लेने नहीं दे सकती, इसलिए वह तुरंत मेरे पीछे दौड़ी। ब्रोदर जिग्यू, मैं आपके साथ रहूंगी। ये जगह बहुत डरावनी है। शिनू, मत डरो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। धन्यवाद ब्रदर जिगो। मैं मलबे के ढेर के सामने पहुंचा। सुशिनु मन ही मन प्रार्थना करने लगी, कृपया मलबा मत हटाना। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं पहले से सब कुछ जानता हूं। मैंने धीरे धीरे मलबा हटाया और विंग्स ऑफ डॉन सामने आ गए, जो शक्तिशाली आइस एनर्जी छोड़ रहे थे। मैंने हैरानी का नाटक किया। खजाना, यह सच में सीक्रेट रेल्म है। मैंने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उससे संबंध स्थापित किया। तो यह विंग्स ऑफ डॉन है।
ब्रदर जुओ, ये खजाना और मेरी एबिलिटी दोनों आइस टाइप हैं। क्या आप इन्हें मुझे दे सकते हैं? मैंने सिर हिलाया। शिनू, अभी तुम बहुत कमजोर हो। जब तुम और ताकतवर हो जाओगी तब मैं इन्हें तुम्हें दे दूंगा। फिलहाल इन्हें मेरे पास रहने दो ताकि मैं इनकी मदद से तुम्हारी रक्षा कर सकूं। ब्रदर जुओ सही कह रहे हैं। सुशीनु ने मुंह से तो सहमति दे दी, लेकिन उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। मगर आगे जो हुआ उसने उसे और भी ज्यादा तोड़ दिया। मैंने वही तरीका दोहराया और संयोग से खजाने मिलने का नाटक करते हुए लाइटिंग डीमन ड्रैगन स्पीयर और सोल ऑफ द डीप सी भी हासिल कर ली। फिर मैं जीन पोशन की ओर बढ़ा। धत्त तेरे की, क्या वह जीन पोटियन भी ले जाएगा? जीन पोटियन के बिना मैं अपनी डिवाइन सोल कैसे ठीक करूंगी? सुशीनु पूरी तरह निराश हो गई। मैंने अभी अभी अवेकनिंग की है और वह भी सबसे कमजोर एफ रैंक टैलेंट के साथ। मैं जीन पोशन के लिए कैसे मुकाबला करूंगी? बाकी खजाने फिर मिल सकते हैं, लेकिन डिवाइन सोल को ठीक करने वाला जीन पोशन सिर्फ एक ही है। तभी मैंने अचानक हैरानी से कहा, अरे, इस दवाई की बोतल के पास कुछ लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि यह डिवाइन सोल को मजबूत कर सकती है और उसके नुकसान को भी ठीक कर सकती है। शिनु, जब तुमने मुझे बचाया था तब तुम्हारी डिवाइन सोल क्षतिग्रस्त हो गई थी। यह दवा तुम्हें ठीक कर सकती है। जल्दी से इसे पी लो। ब्रदर जुओ, क्या आप सच में यह मुझे देना चाहते हैं? क्या आप इसे अपनी डिवाइन सोल को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते? मैंने मुस्कुराकर कहा, शिनु, तुम्हारे मुकाबले यह जीन पोशन कुछ भी नहीं है। एक बार तुम्हारी डिवाइन सोल ठीक हो गई तो शायद तुम्हारी एबिलिटी टैलेंट भी बेहतर हो जाए। जल्दी इसे पी लो और देखो क्या होता है। सुशिनु मेरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर हल्का बदलाव आया और पहली बार उसके मन की आवाज ने मुझे कोसना बंद कर दिया। सुजानु काफी देर तक चुप रही, फिर अपने होंठ भींचकर बोली, धन्यवाद ब्रदर जिगो, फिर मैं इसे ट्राई करती हूं। इतना कहकर उसने मेरे हाथ से पोशन लिया और पी लिया। दवा ने असर दिखाना शुरू किया और सुशिनु की सोल को रिपेयर करने लगी, लेकिन इसका असर इतना ज्यादा था कि सुशिनु दर्द से जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसके मन की आवाज से मुझे पता चल गया कि यह नॉर्मल था। तब जाकर मुझे राहत मिली, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ा और गिरी हुई सुशिनु को अपनी बाहों में उठा लिया। मेरी बाहों में आते ही उसका दर्द काफी कम हो गया। सुशिनु मन ही मन सोचने लगी, ब्रदर जिगुओ ने मुझे जीन पोषण दिया और अब मेरा दर्द भी कम कर रहा है। क्या यह सच में वही बेदिल आदमी है जिसने मुझे धोखा दिया था? जल्द ही दवा पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गई। सूजन यू की सोल पूरी तरह ठीक हो गई और उसकी टैलेंट भी वापस SSH रैंक पर पहुंच गई। खुशी इतनी ज्यादा थी कि वह कुछ पल के लिए यह तक भूल गई कि मैं उसके पास खड़ा हूं। उसने सीधे अपनी आइस टैलेंट स्किल मिस्टिक आइस स्पाइक्स इस्तेमाल कर दी। आसमान बर्फीले टुकड़ों से भर गया। तभी उसे अचानक याद आया कि मैं अभी भी उसके पास खड़ा हूं। ओ नहीं, मैं भूल गई थी कि जिग्ग्युओ यहीं है। मैंने हैरानी से कहा, कितनी पावरफुल स्किल है शिन्हू, लगता है तुम्हारी टैलेंट अब एफ रैंक नहीं रही। उसने कहा, जेन पोटियन के लिए धन्यवाद ब्रदर जू, अब मेरी टैलेंट काफी ऊपर पहुंच गई है। लेकिन अब मन ही मन वह सोच रही थी, हालांकि इस आदमी ने मुझे जेन पोटियन दिया है, फिर भी इसे यह नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी टैलेंट SSS रैंक बन चुकी है। लेकिन ब्रदर जुओ सच में पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग लगता है। मैंने चुपचाप एक आह भरी। सुशीनु अभी भी मुझसे पूरी तरह सावधान थी। फिर मैं मुस्कुराकर बोला, तो चलो इस सीक्रेट रियल्म को और एक्सप्लोर करते हैं। इतना कहकर मैं स्टारफ्लर की तरफ बढ़ गया। सुजानु खुद भी स्टारफ्लर को देखने को लेकर सोच रही थी। तभी मैंने उसे साथ आकर देखने को कहा। वह उसे ध्यान से महसूस करते हुए सोचने लगी, कितनी कमाल की है। इसका नाम स्टारफ्लर है। इसमें सितारों की शक्ति भरी हुई है और यह भी एक ट्रेजर है। अगर मैं यहां ना होती तो तुम कभी ये खजाने हासिल नहीं कर पाते। लेकिन आखिर में उसने इसे मुझसे छीनने का विचार छोड़ दिया। तभी अचानक स्टारफ्लर से तेज रोशनी फूट पड़ी। सुशिनु की आंखें फैल गईं। जुओ ने तो ऐसा फेनोमेनॉन ट्रिगर कर दिया जिसे मैं भी कभी ट्रिगर नहीं कर पाई थी। रोशनी मिलकर एक सपनों जैसे स्टार पैलेस में बदल गई। उस महल के अंदर एक एंजल दिखाई दिया जिसकी पीठ पर एक विशाल स्टार फ्लेयर था। अचानक एंजल ने मेरी और सुशिनु की तरफ देखा और कहा, आई सी यू। मैं हैरान होकर वहीं खड़ा रह गया, लेकिन मेरे बगल में खड़ी सूजन यू की आंखों से खून बहने लगा। वह घबरा कर सोचने लगी, उसने क्या कहा? उसकी फुसफुसाहट मेरे दिमाग को तोड़ रही है। कुछ ही पलों बाद सुजानु चीख उठी। अगर यह चलता रहता तो उसका दिमाग टूट जाता और वह मर जाती।
मैंने स्टार पैलेस की तरफ देखा। एंजल ने फिर फुसफुसाकर कहा, आई विल कम टू फाइंड यू एंड बैनिश यू बैक टू योर ओन वर्ल्ड। मैंने तुरंत अपना हाथ उठाया और एक ही मुक्के में पूरे स्टार पैलेस को तोड़ डाला। जैसे ही फिनोमिनॉन गायब हुआ, सुशीनु के दिमाग में गूंजती आवाजें भी खत्म हो गईं। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं तुरंत उसके पास पहुंचा और उसकी चोटें चेक की। जब मुझे यकीन हो गया कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, तो मैं उसके पास बैठकर उसके जागने का इंतजार करने लगा। मैं सोच में पड़ गया, इस जगह पर इतने सारे ट्रेजर्स क्यों हैं? और वह एंजल आखिर था कौन? तभी सुशीनु को होश आ गया। मैंने तुरंत कहा, शिनु, आखिर तुम जाग गई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर मैंने उसे विस्तार से बताया कि मैंने कैसे फिनोमिनॉन को तोड़ा और पूरे समय उसके पास बैठा रहा। सुजानु की नजरें जटिल भावनाओं से भर गईं। धन्यवाद ब्रदर जिगुओ। वह मन ही मन सोचने लगी, इस जीवन का ब्रदर जिगुओ पूरी तरह अलग है। उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत नहीं किया, डिवाइन मेडिसिन अपने पास नहीं रखी, मेरे माता पिता को नुकसान नहीं पहुंचाया और उस सबसे खतरनाक पल में मेरी जान भी बचाई। मैं उसे एक बार फिर भरोसा करने का मौका दूंगी। उसके विचार सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। आखिरकार मैंने सुशीनु का भरोसा जीत लिया था। उसने कहा, ब्रदर जुओ, स्टारफ्लर की शक्ति बहुत ज्यादा है, इसे संभाल कर रखना, आगे चलकर यह जरूर काम आएगा। लेकिन उस एंजल से सावधान रहना। अब हमें घर लौट जाना चाहिए। मैं कुछ देर सोचता रहा। इन खजानों की असली उत्पत्ति अब भी एक रहस्य थी। आखिरकार मैंने सुशीनु की तरफ देखा और कहा, शीनू, चलो एक बार और आसपास देखते हैं, शायद यहां और भी अच्छी चीजें हों। वह तुरंत बोली, मैं यहां पिछली जिंदगी में आ चुकी हूं, यहां और कोई ट्रेजर नहीं है। लेकिन अपने रीबर्थ का राज छिपाने के लिए वह फिर भी मेरे साथ चल पड़ी। कुछ देर बाद मैं एक काले पूल के किनारे पहुंचा। ब्रोदर जू, उस पूल को मत छूना, यह बहुत खतरनाक लगता है। पिछली जिंदगी में मैंने इसका पानी छू लिया था और मेरी सोल लगभग बिखर गई थी। मैं तो सिर्फ जीन पोशन की वजह से बच पाई थी। उसकी बात सुनकर मैंने ध्यान से देखा और पूल के अंदर एक स्टोन टैबलेट खोज निकाली। मैंने हैंड ऑफ गॉड एक्टिव किया, सुशिनु की स्किल कॉपी की और एक आइस शील्ड बना लिया। फिर मैंने मिस्टिक आइस स्पाइक्स का इस्तेमाल करके स्टोन टैबलेट पर हमला किया। सुशिनु की हैरान नजरों के सामने वह स्टोन टैबलेट पूल से बाहर निकल आई। उस पर दरारें थीं और कुछ लिखावट भी थी। उसमें जीन डिवाइन किंगडम, मैकेनिकल डिवाइन किंगडम और सायोनिक डिवाइन किंगडम का जिक्र था। यहां तीन बेहद शक्तिशाली अस्तित्वों के बीच युद्ध हुआ था। जीन डिवाइन किंगडम का स्टारफ्लर एंजल अकेले लड़ रहा था, लेकिन उसकी डिवाइन वेपन स्टारफ्लर को बाकी दो शक्तियों ने यहीं छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सायोनिक डिवाइन किंगडम का एक महान एक्सपर्ट यहीं मारा गया और पीछे सिर्फ यह सायोनिक असेंशन पूल छोड़ गया। बाकी लिखावट टूट चुकी थी। सुशिनु पिछली जिंदगी में गॉड बन चुकी थी, फिर भी उसने इन तीनों जगहों के बारे में कभी नहीं सुना था। उसे पहली बार इनके बारे में इसी स्टोन टैबलेट से पता चला। मैंने भी चुपचाप सारी जानकारी याद कर ली। सायोनिक असेंशन पूल, शायद अगर मैं इसमें उतरूं तो मुझे कोई बहुत बड़ा अवसर मिल सकता है। मैंने सूसन यू की तरफ देखा और कहा, शिणु, तुम यहीं रुको, मैं नीचे जाकर देखता हूं। इससे पहले कि सुसानु कुछ समझ पाती, मैं सीधे सायोनिक एस्केंशन पूल में कूद गया। अगले ही पल काला पानी मेरे शरीर को गलाने लगा और मेरा शरीर पूरी तरह गायब हो गया। यह देखकर सुशिनु वहीं जमीन पर गिर पड़ी। ब्रदर जिगुओ मर गया। उसी समय मेरी सोल एक अजीब जगह पर पहुंच गई। वह जगह ऐसी ऊर्जा से भरी हुई थी जो मेरी सोल से पूरी तरह मेल खाती थी। उस ऊर्जा के लगातार पोषण से मुझे महसूस हुआ कि मेरी सोल एक ऊंचे स्तर की ओर विकसित हो रही है। कुछ समय बाद यह प्रक्रिया पूरी हो गई और मुझे एक नई स्किल भी समझ में आ गई, सायोनिक स्पार्क। सोल पावर खर्च करके यह सीधे दुश्मन के दिमाग और आत्मा पर हमला कर सकती थी और उसकी सोल को नुकसान पहुंचा सकती थी। मैं अभी इसकी ताकत टेस्ट ही कर रहा था कि अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने मेरी सोल तक हिला दी। 10,000 साल बाद आखिरकार एक भाग्यशाली इंसान यहां आया है। मैंने पूछा, क्या तुम वही गिरे हुए सियोनिक किंगडम एक्सपर्ट हो? आवाज बोली, सही पहचाना, मुझे होशियार लोगों की सोल्स का स्वाद लेना बहुत पसंद है। उसी पल मुझे खतरे का एहसास हुआ। एक स्पिरिट बॉडी अचानक मेरे सामने बनी और मेरी तरफ झपट पड़ी। मेरे पास बचने का समय नहीं था। वह स्पिरिट पहले ही मेरी सोल के अंदर घुस चुकी थी। क्या शानदार सोल बॉडी है! बिना फिजिकल बॉडी के तुम मेरा विरोध नहीं कर सकते। जैसे ही मैं तुम्हें निगल लूंगा,
मैं सफलतापूर्वक फिर से जीवित हो जाऊंगा। मैंने पूरी ताकत से उसका विरोध किया। तभी अचानक मेरी सोल के अंदर एक नया शरीर बनने लगा। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने अपनी इच्छा शक्ति से उस शरीर के बनने की रफ्तार और बढ़ा दी। जैसे जैसे मेरी सोल ठोस रूप लेने लगी, घुसपैठ करने वाली स्प्रिट उल्टा मेरी सोल में समाने लगी। वह डरकर चिल्लाई, तुम्हारा शरीर तो सायोनिक असेंशन पूल ने नष्ट कर दिया था, फिर यह दोबारा कैसे बन रहा है? क्या तुम पहले ही सायोनिक सिस्टम की सबसे ऊंची सोल स्टेट तक पहुंच चुके हो? जो स्पिरिट मुझे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी, उसे मेरी सोल ने पूरी तरह निगल लिया। दूसरी तरफ सायोनिक पूल के किनारे सुशीनु दर्द और पछतावे में रो रही थी। ये सब मेरी गलती है। मैंने अपना राज छिपा कर रखा। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि यह पानी सोल को निगल जाता है। प्लीज वापस आ जाओ। मैं कभी तुम्हें मारने के बारे में नहीं सोचूंगी। मुझे बस तुम वापस चाहिए, ब्रदर जिगो। उसी समय मेरी सोल वापस लौट चुकी थी और मैं चुपचाप यह सब देख रहा था। उस रहस्यमयी बची हुई सोल को निगलने के बाद मुझे एक नई स्किल मिली थी, सायोनिक कन्वर्शन। इसकी मदद से मैं अपनी मर्जी से फिजिकल फॉर्म और स्पिरिट फॉर्म के बीच बदल सकता था। मैंने तुरंत फिजिकल बॉडी में वापस आकर सुशिनु को गले लगा लिया। शिनु, मैं वापस आ गया हूं। सुशिनु की आंखें फैल गईं। ब्रदर जुओ, क्या सच में आप ही हैं? फिर मैंने उसे उस अजीब जगह में हुई सारी बातें विस्तार से बता दी और फिसायोनिक कन्वर्जन दिखाकर साबित कर दिया कि मैं सच में जिंदा हूं। तभी सुजानू को यकीन हुआ कि मैं मरा नहीं था। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ आप ठीक हैं ब्रदर जुओ। चलिए घर चलते हैं। यह जगह बहुत खतरनाक है। मैं आपको फिर से नहीं खोना चाहती। अब सुशीनु पूरी तरह मेरी तरफ हो चुकी थी। मैं भी उसे और चिंता में नहीं देख सकता था, इसलिए उसे सहारा देकर घर वापस ले आया। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। तय समय पर मैं राजधानी की अर्थ एकेडमी पहुंच गया। सुशीनु भी मेरे साथ थी। उसकी सोल ठीक होने के बाद उसकी एस रैंक ग्रेट आइस टैलेंट वापस आ चुकी थी और पिछली जिंदगी के कॉम्बैट एक्सपीरियंस की वजह से उसने परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया था। इसलिए उसे भी मेरे साथ अर्थ एकेडमी में भर्ती कर लिया गया। उसके विचारों से मुझे पता चला कि पिछली जिंदगी में सुजानू अर्थ एकेडमी में नहीं आई थी, इसलिए उसे एकेडमी और जोंगहान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैंने मन ही मन आह भरी। फिलहाल मैं बस एक एक कदम आगे बढ़ सकता था। फिर मैं सुशिनु को रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर गया। तभी अचानक एकेडमी के नॉर्थ गेट पर एक विशाल लाइटनिंग स्पीयर प्रकट हुई और उसने हम समेत सभी नए छात्रों का रास्ता रोक दिया। अगले ही पल जोंगहान उस लाइटनिंग स्पीयर के अंदर से बाहर निकली। सभी नए छात्र रुक जाओ। मैं इस साल की एंट्रेंस टेस्ट इंस्ट्रक्टर हूं। यह परीक्षा इस लाइटनिंग वॉल से जुड़ी हुई है। जो भी अपनी ताकत से इस लाइटनिंग वॉल को पार कर लेगा वह अकेडमी का सदस्य बन जाएगा। जो असफल होगा उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा। यह सुनते ही सभी नए छात्रों में हड़कंप मच गया। कोई सामान्य इंसान इसे पार भी कर सकता है क्या? चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई। तभी जोंगहन ने भयानक लाइटनिंग पावर छोड़ी। चुप रहो। उसकी ताकत देखकर हर कोई शांत हो गया। सुशिनु मन ही मन सोचने लगी, वाकई वह उतनी ही ताकतवर है जितनी पिछली जिंदगी में गोजो की सबसे बड़ी लाइटनिंग अवेकनर मानी जाती थी। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। आखिर इस शरीर के असली मालिक ने ऐसी खतरनाक महिला को नाराज कैसे कर दिया था? मैं जोंगहान को अपने पक्ष में कैसे करूंगा? जोंगहान ने शांत स्वर में कहा, जो डरते हैं वे अभी वापस जा सकते हैं। यह परीक्षा शाम 6 बजे तक चलेगी। जो 6 बजे के बाद आएगा उसे भी निकाल दिया जाएगा। शोर शराबे के बीच एक नया छात्र लाइटनिंग वॉल की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा उसने खुद को लाइटनिंग शील्ड से ढक लिया। मेरी नजर तुरंत उस पर टिक गई। तभी सुशिनु ने मेरी बांह खींची। ब्रदर जिगो, इसके बाद हम भी कोशिश करेंगे। यह लाइटनिंग वॉल डरावनी दिखती है, लेकिन मेरे लिए इसे पार करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मैंने सिर हिलाया। जल्दी की जरूरत नहीं है शिनु, पहले थोड़ा करीब जाकर जानकारी इकट्ठी करते हैं। सुशिनु ने हामी भर दी और मेरे साथ आगे बढ़ी। असल में मैं जोंगहान के करीब जाकर उसके विचार सुनना चाहता था, ताकि पता चल सके कि कहीं वह परीक्षा के दौरान मुझे मारने की योजना तो नहीं बना रही। जैसे ही वह छात्र लाइटनिंग वॉल में घुसा उसका लाइटनिंग शील्ड तुरंत टूट गया। वह दर्द से चीखने लगा। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। जोंगहन मन ही मन बोली, यह लाइटनिंग समान एलिमेंट वाली डिफेंसिव स्किल्स को भी तोड़ सकती है, ठीक वैसा ही जैसा पिछली जिंदगी में था।
और पहला चुनौती देने वाला भी लाइटनिंग टैलेंट वाला छात्र है। इसे अंदर जाने दो। आखिर यह सिर्फ परीक्षा है, सच में इसे निकाल नहीं सकते। उसकी चीखों के बीच लाइटनिंग वॉल थोड़ी देर के लिए हट गई और वह छात्र अंदर चला गया। पहले छात्र को सफल होता देखकर बाकी लोग भी उत्साहित हो गए। मैं एक तरफ खड़ा सब देखता रहा। देखते ही देखते दर्जन भर से ज्यादा छात्र परीक्षा पास कर चुके थे। हर बार जब कोई बेहोश होने वाला होता, उसे अंदर जाने दिया जाता। सुशिनु उन्हें देखकर तिरस्कार से बोली, ब्रदर जिग्गुओ, आपके अलावा इस साल एक और एसएसएस रैंक टैलेंट अवेकनर है। उसका नाम फनलन है। वह राजधानी के फन फैमिली की बड़ी बेटी है, लेकिन परीक्षा इतनी आगे बढ़ चुकी है और वह अभी तक नहीं आई। फन फैमिली राजधानी के सबसे ताकतवर अवेकनर फैमिलीज में से एक थी। पिछली जिंदगी में फनलन आगे चलकर विंड गॉडेस बनी थी, लेकिन उसके पिता की मौत ब्रदर जुओ की वजह से हुई थी। यह सुनकर मैंने मन ही मन गाली दी। क्या फन फैमिली हेड फनलन का पिता नहीं था? आखिर इस शरीर के असली मालिक ने कितनी मुसीबतें खड़ी की थीं? क्या फनलान भी रीबर्थ लेकर वापस आई है? तभी दूर से एक तेज हवा का झोंका पूरे परीक्षा क्षेत्र में फैल गया। एक लड़की हाथ में तलवार लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैंने भौहें से कोड़ ली। इतनी दूर से हवा को नियंत्रित कर पाना आसान नहीं था। लगता है यही फनलन है। कुछ ही पलों बाद फनलन हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम ने पास की गॉडेस फनलन को अपने आप बाइंड कर लिया है। पिछली जिंदगी में फनलान ने कई बार असली मालिक से मुकाबला किया था, लेकिन कभी जीत नहीं पाई। धीरे धीरे वह उससे प्यार करने लगी। उसने उसे अपने परिवार तक से मिलवाया और परिवार के संसाधनों की मदद से उसे मजबूत बनाया। यहां तक कि उसके पिता भी उससे स्नेह करने लगे थे, लेकिन आखिर में वही उनके हाथों मारे गए। जब फनलन बदला लेने निकली, तब उसे उसकी मौत की खबर मिली। अपने हार्ट डीमन को कभी छोड़ न पाने की वजह से वह आखिरकार एक सीक्रेट रियलम में खत्म हो गई। यह सब जानकर मैं भीतर ही भीतर परेशान हो गया। तभी सुशिनु ने पूछा, ब्रोदर जो, आपकी तबीयत ठीक है? मैंने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस बहुत देर से खड़े खड़े थक गया हूं। वह बोली, तो जल्दी परीक्षा पास कर लेते हैं और आराम करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पहले उसे जाने दो, फिर हम भी परीक्षा देंगे। फनलन लाइटनिंग वॉल के सामने पहुंची। वह पूरे रास्ते एक जैसी चाल से आराम से चलती रही। सबकी निगाहों के सामने उसने लाइटनिंग वॉल को बेहद आसानी से पार कर लिया। चोंगहान मन ही मन सोचने लगी, फन फैमिली की लड़की बिल्कुल वैसी ही है जैसी मुझे याद है। अब अगला नंबर उस गद्दार जुओ का होना चाहिए। लेकिन पिछली जिंदगी में फनलान अभी सिर्फ लेवल 9 पर थी। वह पहले से लेवल 15 पर कैसे पहुंच गई? फिर घोषणा हुई, फनलान एसएस रैंक विंड एलिमेंट टैलेंट अवेकनर लेवल 15 परीक्षा पास। यह सुनकर बाकी छात्र चर्चा करने लगे। एकेडमी में प्रवेश के लिए लेवल 20 चाहिए होता है। वह पहले ही लेवल 15 कैसे पहुंच गई? क्या यही एसएसएस रैंक टैलेंट की ताकत है, या फिर फन फैमिली के संसाधन बहुत ज्यादा हैं? लगता है दूसरा एसएसएस रैंक अवेकनर भी फनलन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उनकी बातें सुनकर मैं चौंक गया। क्या फनलन ने भी सुसानु की तरह पिछली जिंदगी का अवसर पहले ही हासिल कर लिया था? तभी यह सब सुनकर सुशिना गुस्सा होने वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। पहले परीक्षा पास करते हैं। वह मजबूरी में शांत हो गई। फिर बोली, ब्रदर जिगुओ, मैं पहले जाती हूं। इसके बाद सबकी निगाहों के सामने सुशीनु ने ठंडी बर्फीली ऊर्जा छोड़ी और पूरी लाइटनिंग वॉल को जमा दिया। अगले ही पल उसने उसे तोड़ दिया और आराम से परीक्षा पार कर गई। यह देखकर जोंगहान और फुनलान दोनों स्तब्ध रह गईं। सूजन यू का विकास उनकी पिछली जिंदगी की यादों से बिल्कुल अलग था। जोंगहान की आंखें चमक उठीं। बधाई हो, तुमने लेवल 15 अवेकनर के रूप में परीक्षा पास कर ली है। अपना नाम और टैलेंट रैंक बताओ। सूजन यू एफ ग्रेड आइस एलिमेंट टैलेंट। यह सुनते ही सब हैरान रह गए। एक एफ ग्रेड टैलेंट में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? सूजन यू मेरी तरफ मुड़ी और हाथ हिलाकर बोली, ब्रदर जिगुओ। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। जैसे ही फनलान ने देखा कि मैं सूजन यू के इतने करीबी बुलावे का जवाब दे रहा हूं, उसके अंदर से जबरदस्त किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। जोंगहान ने तुरंत उसकी तरफ देखकर चेतावनी भरी नजर डाली। तभी फनलन को होश आया और उसने जल्दी से अपना किलिंग इंटेंट वापस खींच लिया। मैं एक पल के लिए ठिठक गया, फिर गहरी सांस लेकर लाइटनिंग वॉल के अंदर कदम रख दिया।
आम अवेकनर्स की तरह मेरे पास कोई एलिमेंटल पावर नहीं थी। मैं केवल स्किल्स को कॉपी करने के बाद ही इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए लाइटनिंग वॉल में घुसते समय मैंने कोई डिफेंसिव स्किल इस्तेमाल नहीं की। सबकी हैरान निगाहों के सामने मैं सीधे लाइटनिंग के बैप्टिज्म में खड़ा हो गया। मेरा शरीर उस लाइटनिंग पावर को धीरे धीरे अब्सॉर्ब करने लगा और बदलने लगा। कुछ सेकंड बाद सारी लाइटनिंग पावर पूरी तरह अब्सॉर्ब हो गई। मैंने अपना हाथ उठाया और जोंग हान की लाइटनिंग जैसी ही एक लाइटनिंग अपने हाथ में जमा कर ली। इस शानदार तोहफे के लिए धन्यवाद टीचर। जोंगन मन ही मन सोचने लगी, पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी इसने लाइटिंग पावर अब्सॉर्ब कर ली। तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन नतीजा वही निकला। लगता है मुझे पिछली बार की तरह जल्दी कदम उठाना होगा। दूसरी तरफ फनलान भी यही सोच रही थी। लाइटनिंग पावर अब्सॉर्ब करने के बाद मुझे एक नई स्किल मिली, लाइटनिंग वॉल। लेकिन मैं खुश नहीं था। उनकी सोच सुनकर मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। दोनों मुझे मारना चाहती थीं। मुझे अपनी योजना और तेजी से आगे बढ़ानी होगी। सबके हैरान होने के बीच जोंग हान ने मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया। मन ही मन वह सोच रही थी कि क्या उसे मुझे फिर से अपना डिसाइपल बना लेना चाहिए। आखिर मास्टर डिसाइपल रिश्ता होने पर अक्सर मुलाकातें होंगी और हमला करने के मौके भी बढ़ेंगे। फिर उसने कहा, बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं। आज से मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें इस जीवन में जो कुछ जानती हूं सब सिखाऊंगी। मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या इस बार भी तुम हार्ट ऑफ रेजिंग थंडर की वजह से मुझे नुकसान पहुंचाओगी? फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, उस समय आपने मुझे रिकमेंडेशन चांस दिया था और मेरी मदद भी की थी। बेशक मैं आपका स्टूडेंट बनने को तैयार हूं। परीक्षा खत्म होने के बाद मैं और सुशीनु एकेडमी की कैफेटेरिया में गए। हम दोनों हंसते बोलते बातें कर रहे थे। थोड़ी दूर फनलन खड़ी ये सब देख रही थी और गुस्से से कांप रही थी। तभी एक लड़का उसके पास आया। क्या खूबसूरत जूनियर है, क्या तुम फ्रेशमैन हो? मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मेरा नाम वोंगजिन है। मैं इस साल सेकंड ईयर में हूं और राजधानी के वोंग फैमिली से हूं। यह सुनकर फनलान ने मेरी तरफ देखा। मेरे पास पहले से बॉयफ्रेंड है सीनियर, कृपया अपनी इज्जत बनाए रखिए। वोंग जियान चौंक गया। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी एकेडमी का स्टूडेंट है? उसकी लगातार बातों से परेशान होकर फनलन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। वोंग जियान ने मेरी तरफ देखा और बोला, जूनियर, वो दोनों तो कपल लगते हैं। वह लड़की उसकी कजन होगी। फनलन तुरंत भड़क गई। क्या बकवास कर रहे हो? ब्रदर जिगुओ मेरे बॉयफ्रेंड हैं। मैं मन ही मन सोचने लगा, पिछली जिंदगी में वोंगजान जैसा कोई नहीं था। क्या यह भी रिबर्थ की वजह से हुआ बदलाव है? इतने सारे रीबॉर्न लोगों की वजह से बहुत कुछ बदल चुका था। मैं खड़ा हुआ और गुस्से में भरी सुशिनु को शांत करने लगा। वोंगजियान हंसकर बोला, तो तुम्हारा नाम फनलन है? किसी को ढाल मत बनाओ, मेरी तरफ भी ध्यान दो। फनलन ठंडे स्वर में बोली, दफा हो जाओ। लेकिन वोंगजियान को अपने वोंग फैमिली के स्टेटस पर पूरा भरोसा था। अपने सीनियर को तुम्हारा पीछा करने का एक मौका तो दो। फनलन की आंखें ठंडी हो गईं। मैं आखिरी बार कह रही हूं, निकल जाओ। लेकिन वोंगजियान अब भी मुस्कुरा रहा था। मैं लेवल 25 अवेकनर हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी फनलन ने अपनी तलवार घुमाई। चारों तरफ तेज हवाएं उठीं और विंड एलिमेंट स्वॉर्ड एनर्जी सीधे वोंगजियान की तरफ पड़ गई। वोंगजन का चेहरा डर से बदल गया। तुमने अभी अभी एडमिशन लिया है, फिर भी तुम लेवल 15 कैसे हो? और लेवल 15 पर इतनी भयानक स्वॉर्ड एनर्जी कैसे छोड़ सकती हो? उसने अपने चारों तरफ फ्लेम्स पैदा कर दी और बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह हवा में उछलकर दूर जा गिरा। यह देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। वोंगजिन को तुरंत फनलान की पहचान समझ आ गई। तुम फन फैमिली हेड की बेटी हो। यह फन फैमिली की इनहेरिटेड विंड स्वॉर्ड है। वोंगजियान उठकर जाने वाला था, लेकिन तभी उसने मुझे हंसते हुए देख लिया। गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा, ओए लड़के, इधर आ, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि सीनियर्स की इज्जत कैसे की जाती है। सुशिनु तुरंत बोली, वोंगजियान, तुम क्या करने वाले हो? मैंने सुशिनु को अपने पीछे कर लिया। आसपास के छात्र भी देखने लगे। अरे, ये तो जुओ है, वही एसएसएस ग्रेड रिकमेंडेड स्टूडेंट। इसने उस सीनियर को कैसे नाराज कर दिया? यह सुनकर वोंगजियान की भौहें सिकुड़ गईं। तो तुम भी एसएसएस ग्रेड फ्रेशमैन हो? मैंने मुस्कुराकर कहा। क्या हुआ सीनियर, अब डर लग रहा है? वोंगजियान गुस्से से लाल हो गया। बदतमीज लड़के, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसने अपना आपा खो दिया। उसके चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं और कुछ ही पलों में एक विशाल फायर ड्रैगन बन गया। वह फायर ड्रैगन मेरी तरफ झपटा।
मैं थोड़ा हैरान हुआ। सीनियर, ये मूव तो काफी अच्छा है, लेकिन अब ये मेरा है। इतना कहकर मैंने भी अपने चारों तरफ फ्लेम्स पैदा कर दी और उससे भी बड़ा फायर ड्रैगन बना लिया। यह हैंड ऑफ गॉड स्किल की नई क्षमता थी। फॉरबिडन स्पेल्स को छोड़कर बाकी सभी स्किल्स कॉपी होने के बाद और ज्यादा ताकतवर हो जाती थीं। वोंग जियान स्तब्ध रह गया। तुम मेरी स्किल कैसे जानते हो? अगले ही पल दोनों फायर ड्रैगन्स टकरा गए। मेरा फायर ड्रैगन्स आसानी से उसके ड्रैगन को चीरता हुआ सीधे वोंग जियान पर जा गिरा। उसका पूरा शरीर आग में घिर गया। वह जमीन पर लौटने लगा और चीखने लगा, रुको, मुझे मत जलाओ, मैं हार मानता हूं। मेरे इशारे पर सुशिनु ने अपनी स्किल इस्तेमाल की और आग बुझा दी। वोंगजियान उठकर मुझे घूरने लगा और फिर भाग गया। सुशिनु खुशी से बोली, ब्रदर जुओ, आप कमाल थे। फनलान भी बोली, जो मेरे लिए वोंगजियान को सबक सिखाने के लिए धन्यवाद। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। लेकिन सुशिनु तुरंत बोल उठी, फुनलान, ब्रदर जू से दूर रहो। मन ही मन वह सोच रही थी, ये लोमड़ी ब्रदर जू को मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे कर सकती है। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। फनलन मुस्कुराई, आज तुमसे मिलकर अच्छा लगा। समय मिला तो फिर मिलेंगे। मैंने कहा, मुझे शिनु को उसके डॉर्मिट्री तक छोड़ना है। इतना कहकर मैं तुरंत सुशिनु को वहां से ले गया। रास्ते भर सुशिनु मुझे घूरती रही। ब्रोदर जुओ, आपने फनलन से यह क्यों कहा कि उससे मिलकर खुशी हुई? कहीं आपको वह पसंद तो नहीं आ गई? मैंने हंसकर कहा, शिनु, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं किसी दूसरी लड़की में दिलचस्पी कैसे ले सकता हूं? मेरी बात सुनकर सुशिनु आखिरकार मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद हम गर्ल्स डॉर्मेट्री के नीचे पहुंच गए। मैंने उसका सामान उठाने में मदद की। डॉर्म आंटी से इजाजत लेने के बाद हम दोनों ऊपर गए। जब हम उसके रूम के सामने पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। सुशिनु हैरान होकर बोली, दरवाजा खुला क्यों है? क्या कोई मुझसे पहले आ गया? हम दोनों अंदर गए। अर्थ एकेडमी के डॉर्म रूम्स 2 लोगों के लिए होते थे। इस समय दूसरे बेड पर पहले से बिस्तर लगा हुआ था। सुशिनु ने चारों तरफ देखा। बेड तो पहले से तैयार है, लेकिन वह लड़की कहाँ गई? मैंने कहा, शायद उसे कोई काम होगा और वह बाहर गई होगी। फिर मैं सुशीनु का बेड लगाने में उसकी मदद करने लगा। कुछ मिनट बाद सब काम खत्म हो गया और मैं जाने ही वाला था कि तभी बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं और सुशीनु एक साथ दरवाजे की तरफ देखने लगे। तभी फनलन डॉर्म रूम के अंदर आई। दोनों लड़कियां एक साथ हैरानी से चिल्ला उठी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी रूममेट तुम निकलोगी। मुझे भी नहीं थी। इतना कहकर फनलन अपने बेड की तरफ बढ़ गई। मैंने बेबस होकर आह भरी। सच में दुश्मन अक्सर तंग रास्तों पर मिल जाते हैं। मैंने दोनों की तरफ देखकर कहा, मैं जा रहा हूं, तुम दोनों लड़ना मत शुरू कर देना। फनलन तुरंत बोली, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह बार बार तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड कहना बंद करती है या नहीं। सुशिनु ने तुरंत जवाब दिया, जुओ हमेशा से मेरा बॉयफ्रेंड था। यह कहते हुए उसने दांत भींच लिए और अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करने ही वाली थी। दूसरी तरफ फनलान भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली और दोनों को रोक दिया। तुम दोनों थोड़ा शांत रहो। आखिर कई सालों तक रूममेट रहने वाली हो। इतनी छोटी बात पर झगड़ा मत करो। फनलन ने कंधे उचकाए। मैं इतनी फालतू नहीं हूं। अगर यह मुझ पर हमला नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगी। सुशिनु ने भी कहा, ब्रोदर जो, चिंता मत कीजिए, मैं भी इससे नहीं लड़ूंगी। मैंने राहत की सांस ली और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद रास्ता पूछते पाछते मैं अपने डॉर्म रूम तक पहुंच गया। अंदर एक दुबला पतला लड़का बैठा था। उसने मुझे देखकर कहा, तुम मेरे रूममेट होगे? हेलो, मेरा नाम चू यान फई है। मेरी टैलेंट सी ग्रेट विजन एबिलिटी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं झू हूं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अचानक चू यान फई को कुछ याद आया और वह उत्साहित हो गया। अरे, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम वही मॉन्स्टर हो जिसने एंट्रेंस टेस्ट में सारी लाइटनिंग पावर अब्सॉर्ब कर ली थी। मैंने तुम्हें सीनियर वोंग जियान को हराते हुए भी देखा था। तुम तो बहुत ताकतवर हो। मैं बेड लगाते हुए उसकी बातें सुनता रहा। उसके बाद हम दोनों काफी देर तक अलग अलग चीजों पर बातें करते रहे। उसी समय वोंग फैमिली में वोंग जियान अपनी कजन से शिकायत कर रहा था। एक फ्रेश मैन ने मुझे इतनी बुरी तरह पीट दिया। उसकी कजन वोंग यान ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी जानकारी के अनुसार तुमने ही पहले उसे परेशान किया होगा। अगर और कोई बात नहीं है तो मुझे परेशान मत करो। लेकिन वोंग जियान लगातार विनती करता रहा, कजिन, चाहे जो भी हो, मैं वोंग फैमिली का सदस्य हूं। मेरी मदद करना फैमिली की इज्जत बचाने जैसा होगा। वोंग यान ने हाथ हिलाया। ठीक है, उसकी जानकारी बताओ।
वोंग जियान खुशी से मुस्कुरा उठा और मेरे बारे में सारी जानकारी विस्तार से बताने लगा। वोंग यान ने भौहें सिकोड़ ली। पहले मुझे उसका चेहरा दिखाओ। वोंग जियान ने अपनी पिटाई वाली वीडियो चला दी। जैसे ही वोंग यान ने मेरा चेहरा देखा, उसका चेहरा अंधेरा पड़ गया। तो ये तुम हो, वही आदमी जिसे मैंने अपनी पूरी पिछली जिंदगी ढूंढा लेकिन कभी नहीं पाया। वही आदमी जिसने मेरी पवित्रता नष्ट कर दी थी। पिछली जिंदगी में वोंग यान फ्लेम रॉक गॉडेस के नाम से मशहूर थी। एक बार उसे फ्लेम फायर सीक्रेट रेल्म में फ्लेम रॉक क्रिस्टल मिला था। जब वह उसकी शक्ति अब्जॉर्ब कर रही थी, तभी इस शरीर के असली मालिक ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। उसके बाद उसने पूरी जिंदगी उसे ढूंढा लेकिन कभी नहीं मिला। इसी वजह से उसकी कल्टीवेशन भी प्रभावित हुई और आखिरकार गॉड्स डिसेंट एरा में उसकी मौत हो गई। रीबर्थ के बाद इस जीवन में वोंग यान पूरी तरह अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई थी ताकि आने वाले गॉड्स डिसेंट एरा में बच सके। लेकिन अब मेरा चेहरा देखते ही उसका हार्ट डीमन फिर जाग उठा। अगले ही पल उसके शरीर से फीनिक्स फ्लेम्स फूट पड़ी। उसके पास खड़ा वोंग यान डर गया। कजिन, क्या हुआ? वोंग यान मन ही मन सोचने लगी। फ्लेम फायर सीक्रेट रियलम से निकलने के 6 महीने बाद मुझे पता चला था कि जिग्युओ दक्षिणी सीमा में मर चुका है। उसी दिन से मेरा हार्ट डीमन मेरे साथ है। अब जब मुझे जिगुओ का पता चल गया है तो मैं उसे मारकर इस हार्ट डीमन को खत्म कर दूंगी। रात हो चुकी थी। मैं और चू यनफे डिनर करके कैफेटेरिया से बाहर निकल रहे थे। तभी वोंग यान अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। जुओ, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। चू यानफे मुझे ईर्ष्या से देखने लगा। जुओ, लगता है ये सीनियर तुमसे कन्फेस करने आई है। मैंने तुरंत कहा, बकवास मत करो, मैं इन्हें जानता तक नहीं। सीनियर, जो कहना है यहीं कहिए। वोंग यान बोली, यहां कहना ठीक नहीं रहेगा। चू यानफई शरारती मुस्कान के साथ बोला, जू, आराम से बात करना, मैं चलता हूं। इतना कहकर वह भाग गया। वोंग यान मन ही मन सोच रही थी, पिछली जिंदगी में तुमने मेरी पवित्रता नष्ट की थी, इस जीवन में मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तभी सिस्टम ने वोंग यान को बाइंड कर लिया और उसकी यादें मेरे दिमाग में आने लगीं। मैं वहीं जम गया। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैं इसके साथ नहीं जा सकता, नहीं तो मर जाऊंगा। अचानक मैंने अपना पेट पकड़ लिया और कराहने लगा। सीनियर, अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शायद मैंने कुछ गलत खा लिया। वोंग यान ने शक से कहा, अकेडमी कैफेटेरिया का खाना बहुत सावधानी से चुना जाता है। तुम्हें फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है? मेरे माथे पर पसीना आ गया। यह लड़की आसानी से बेवकूफ नहीं बनने वाली थी। मैंने पेट दर्द का नाटक जारी रखा। शायद मैं अभी यहाँ के खाने का आदी नहीं हुआ हूं। हम किसी और दिन बात कर लेंगे। सीनियर, मुझे तुरंत डॉर्म के वॉशरूम जाना है। वोंग यान ने कुछ देर सोचा। लगता है सच में कुछ गलत खा लिया है। यहाँ बहुत लोग हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगली बार मौका देखूंगी। अगले दिन मुझे जोंग हान का मैसेज मिला कि मैं उसकी क्लास अटेंड करने आऊं। मैसेज के अनुसार मैं एक ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचा। वहां सिर्फ जोंग हान अकेली खड़ी थी। मेरा दिल धक से रह गया। क्या यह मेरे लिए तैयार किया गया कोई किलिंग ट्रैप है? मैं घबराते हुए उसके पास पहुंचा। जोंग हान मुस्कुराई। बच्चे, तुम मुझे देखकर इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? फिर उसने मन ही मन सोचा, क्या इस गद्दार डिसाइपल को पता चल गया है कि मैं भी रिबॉर्न हूं? मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं थोड़ा नर्वस हूं क्योंकि यहां सिर्फ मैं ही हूं। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? जोंग हान ने कहा, हर कोई मेरा स्टूडेंट नहीं बन सकता। कई सालों बाद मैंने किसी को स्टूडेंट बनाया है। लेकिन मन ही मन वह सोच रही थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस स्टूडेंट पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही मुझे धोखा देकर मार देगा। मैंने कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात है टीचर। आज का पहला लेसन क्या है? जोंग हान के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने उंगलियां चटकाई। अगले ही पल उसके पास एक विशाल थंडर बजर्क बेयर प्रकट हो गया। यह लेवल 15 थंडर बजर्क बेयर है। तुम्हें इससे रियल कॉम्बैट में लड़कर जीतना होगा। इसकी डिफेंस बहुत मजबूत है। अगर इसके कुछ वार भी लग गए तो तुम हार जाओगे। मैं मन ही मन सोचने लगा, यह बिल्कुल पिछली जिंदगी जैसा ही है। तब भी मुझे इसी लेवल के थंडर बजर्क बेयर से लड़ना पड़ा था, लेकिन अब यह लेवल 15 है। इसके पास लेवल 9 की तुलना में एक अतिरिक्त स्किल है। शायद यही इसकी असली ताकत है। जोंग हान मैदान के बाहर पहुंच गई और चिल्लाई, मुझे निराश मत करना छोटे लड़के। उसके इतना कहते ही थंडर बजर्क बेयर ने अपना विशाल पंजा उठाकर मुझ पर हमला कर दिया। यह देखकर मैं तेजी से पीछे हटा और हैंड ऑफ गॉड सक्रिय कर दिया।
अगले ही पल मुझे थंडर बजर्क बेयर की सभी स्किल्स दिखाई देने लगीं। उसके पास 4 लाइटनिंग स्किल्स थीं, फ्यूरियस बेयर क्लॉ, थंडर स्टॉम्प, थंडरस फ्रेंजी और रेजिंग थंडर आर्मर। थंडरस फ्रेंजी उसे बर्जर्क स्टेट में डाल देती थी, जबकि रेजिंग थंडर आर्मर उसकी डिफेंस बढ़ाती थी। पिछले 2 महीनों की प्रैक्टिस में मैं हैंड ऑफ गॉड की सीमाएं समझ चुका था। यह अधिकतम 3 स्किल्स कॉपी कर सकता था। कॉपी की गई स्किल्स मेरे दाएं हाथ की 3 उंगलियों में स्टोर हो जाती थीं। तीनों स्किल्स इस्तेमाल होने के बाद हैंड ऑफ गॉड कूलडाउन में चला जाता था। लेवल 15 तक पहुंचने के बाद मैंने पाया कि कॉपी होने वाली स्किल्स की संख्या तो नहीं बढ़ी, लेकिन कूल डाउन 3 दिनों से घटकर सिर्फ 12 घंटे रह गया था। इसके अलावा फॉरबिडन स्पेल से नीचे की सभी स्किल्स की ताकत कॉपी होने के बाद और बढ़ जाती थी। मैं कुछ देर सोचता रहा। आखिर में मैंने रेजिंग थंडर आर्मर छोड़ दिया और बाकी 3 स्किल्स चुन ली। थंडर बजर्क बेयर ने फिर से अपना विशाल पंजा घुमाया और मेरी तरफ झपटा। मैं तेजी से एक तरफ हट गया और तुरंत थंडरस फ्रेंजी इस्तेमाल कर दी। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ मेरी स्पीड और अटैक पावर कई गुना बढ़ गई। ये देखकर थंडर बरसर्क बियर ने भी मुझ पर हमला किया। मैंने तुरंत फ्यूरियस बियर क्लॉ इस्तेमाल की। दोनों फ्यूरियस बेयर क्लॉ आपस में टकराईं, लेकिन बेयर की क्लॉ एक ही झटके में चिथड़े चिथड़े हो गई और उसके शरीर पर एक बड़ा घाव खुल गया। थंडर बरसर्क बियर दर्द से दहाड़ा और बरसर्क स्टेट में चला गया। मैंने मौका देखकर थंडर स्टंप इस्तेमाल किया, लेकिन उसके रेजिंग थंडर आर्मर ने हमला रोक लिया। अगले ही पल उसने भी थंडर स्टॉर्म से जवाबी हमला कर दिया। मैंने तुरंत लाइटनिंग वॉल खड़ी कर दी। थंडर बजर्क बेयर का हमला उसी वक्त बिखर गया और पलट कर आई लाइटिंग ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन हमला रोकने के बाद लाइटिंग वॉल भी टूट गई। जोंग हान मन ही मन सोचने लगी, अफसोस यह अभी लेवल 16 से थोड़ा पीछे है। लेवल 15 पर हैंड ऑफ गॉड की कॉपी लिमिट 4 स्किल्स हो जानी चाहिए थी। अब यह थंडर बजर्क बेयर को कैसे हराएगा? यह सुनकर मैं चौंक गया। जोंग हान को हैंड ऑफ गॉड की लिमिट के बारे में भी पता था, लेकिन मैं अभी लेवल 16 तक नहीं पहुंच सकता था। अब क्या करूं? मैं सोच ही रहा था कि बुरी तरह घायल थंडर बजर्क बेयर फिर से मेरी तरफ झपटा। इस बार मैं समय पर बचाव नहीं कर पाया और दूर जा गिरा। जोंग हान मन ही मन सोच रही थी, क्या मैं थंडर बरसर्क बियर के हाथों इसे मरवा दूं? नहीं, लगता है यह अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। आज का प्रदर्शन पहले ही उम्मीद से बेहतर है। सही समय आने पर मैं इसे बचा लूंगी। मैं जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। तभी थंडर बजर्क बेयर ने अंतिम हमला करने की तैयारी की। मैंने उसी पल सायोनिक स्पार्क इस्तेमाल कर दी। अदृश्य स्पार्क सीधा उसके दिमाग में जा घुसी। थंडर बजर्क बेयर तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और उसका पूरा शरीर झटके खाने लगा। जोंग हान वहीं स्तब्ध रह गई। इस बच्चे को सोल अटैक कैसे आता है? क्या यह भी मेरे रीबर्थ की वजह से आया कोई बदलाव है? फिर वह मेरे पास आई और बोली, बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन अभी मैंने सोल पावर की हल्की सी लहर महसूस की थी। वह सोल अटैक था, है ना? जब मैंने देखा कि जोंग हान सब समझ चुकी है, तो मैंने छिपाना छोड़ दिया और सिर हिला दिया। वह स्किल हैंड ऑफ गॉड से कॉपी नहीं हुई थी, है ना? क्या मुझे दिखा सकते हो? मैंने हाथ उठाया और सायोनिक स्पार्क बना दी। इस स्किल का नाम सायोनिक स्पार्क है। यह हैंड ऑफ गॉड से कॉपी नहीं हुई। जोंग हान काफी देर तक उस चमकती हुई स्पार्क को देखती रही। फिर उसने अचानक कहा, बुरा नहीं है जुओ, मुझे लगा था कि तुम थंडर बरसर्क बियर को नहीं हरा पाओगे, लेकिन अब लगता है कि मैं तुम्हें कुछ चीजें समय से पहले सिखा सकती हूं। जब भी ट्रेनिंग की बात आती, जोंग हान पिछली जिंदगी की दुश्मनी भूल जाती थी। वह मुझे थंडर बरसर्क बियर के शव के पास ले गई और बोली, ज्यो, क्या तुम्हें पता है कि तुम लाइटनिंग वॉल को एब्जॉर्ब करके क्यों सीख पाए? मैंने अंदाजा लगाते हुए कहा, शायद इसलिए कि जोंग हान मेरी बात सुनकर हंस पड़ी। छोटे बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी अपनी एबिलिटी टाइप के बाहर की स्किल सीख सकता है? तुम्हारी एबिलिटी सिर्फ स्किल्स कॉपी नहीं करती, इसके पास एक और हैरान कर देने वाली शक्ति है। मेरी आंखें चमक उठी। कृपया बताइए टीचर। जोंगन मुस्कुराई। उस शक्ति का नाम प्लंडर है। प्लंडर से हासिल की गई स्किल्स हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाती है और उनकी ताकत तुम्हारे लेवल के साथ बढ़ती रहती है। मेरी आंखें फैल गईं। मन ही मन मैं खुशी से उछल पड़ा। तो क्या इसका मतलब है कि अगर मेरा लेवल काफी ऊंचा हो जाए तो लो लेवल स्किल्स भी फॉरबिडन स्पेल जैसी ताकत दिखा सकती है?
सच में जोंग हान मेरी टैलेंट को सबसे अच्छे से समझती थी। मैंने पूछा, टीचर, आपको यह सब कैसे पता? आखिर मेरी पिछली जिंदगी से पहले हैंड ऑफ गॉड कभी दिखाई ही नहीं दी थी, इसलिए इसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। जोंग हान मन ही मन सोचने लगी, पिछली जिंदगी में मैं लगभग हमेशा तुम्हारे साथ थी। हैंड ऑफ गॉड को विकसित करने और उसके सारे राज्य खोजने में मैंने ही तुम्हारी मदद की थी। फिर वह मुस्कुराकर बोली, मैं टीचिंग मेथड्स को लेकर बहुत संवेदनशील हूं। तुम्हें हैंड ऑफ गॉड इस्तेमाल करते हुए कई बार देखकर मैंने यह सब समझ लिया। मैंने तुरंत कहा, तो ऐसा है टीचर, आप सच में कमाल हैं। जोंग हान ने सिर हिलाया। अब जब तुम्हें प्लंडर के बारे में पता चल गया है तो थंडर बर्सर्क बियर की स्किल्स को प्लंडर करके देखो। मैंने उत्साह से पूछा, क्या मैं इसकी चारों स्किल्स प्लंडर कर सकता हूं? जोंग हान मन ही मन सोचने लगी, यह लड़का पिछली जिंदगी की तरह अभी भी बहुत लालची है। शायद इसी लालच ने अंत में इसे अपना गुरु मारने पर मजबूर किया था। फिर उसने मुझे घूरते हुए कहा, मेरे हिसाब से अभी तुम्हारी प्लंडर एबिलिटी सिर्फ 4 स्किल्स संभाल सकती है। लाइटनिंग वॉल और सायोनिक स्पार्क को निकाल दो तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 स्लॉट्स बचते हैं। मैं सोच में पड़ गया। लगता है पहले मैंने अनजाने में प्लंडर इस्तेमाल करके वे स्किल्स हासिल कर ली थी, और अगर सायोनिक कन्वर्जन को भी जोड़ूं तो मेरे पास सिर्फ 1 स्लॉट बचना चाहिए था। मुझे चुप देखकर जोंग हान ने सलाह दी, तुम्हारे पास अभी अटैक स्किल्स काफी हैं, थंडरस फ्रेंजी और रेजिंग थंडर आर्मर चुनो। मैंने कुछ देर सोचा और फैसला कर लिया। मैंने हैंड ऑफ गॉड की प्लंडर एबिलिटी सक्रिय की और रेजिंग थंडर आर्मर हासिल कर ली, फिर तुरंत उसे इस्तेमाल किया। उसकी जबरदस्त डिफेंस महसूस करते ही मैं मुस्कुरा उठा। अब अगली स्किल, थंडरस फ्रेंजी। मैं थोड़ा हिचकिचाया और जवाब नहीं दिया। जोंग हान ने भौं उठाई, क्या तुम्हें अपने टीचर की थियरी पर भरोसा नहीं है? मैंने जल्दी से कहा, है, बिल्कुल है, मैं अभी ट्राई करता हूं। अंदर ही अंदर मैं कड़वी मुस्कान दे रहा था। अगर यह फेल हो गया तो मुझे सायोनिक कन्वर्जन का राज भी बताना पड़ेगा। मैंने प्लंडर फिर से सक्रिय की। अगले ही पल थंडरस फ्रेंजी भी सफलतापूर्वक सीख ली गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। जोंग हान की पिछली जिंदगी वाली थियरी गलत नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर यह स्किल सीख कैसे ली गई? मैंने तुरंत थंडर स्टॉर्म पर भी प्लंडर इस्तेमाल की और वह भी सफल हो गई। अब मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। क्या मेरी प्लंडर एबिलिटी की कोई लिमिट ही नहीं है? यह सोचकर मैंने एक बार और प्लंडर इस्तेमाल की, लेकिन इस बार मेरे सामने संदेश आया, प्लंडर फेल्ड। मैं वहीं स्तब्ध रह गया। यह आखिर हो क्या रहा है? जोंग हान भी हैरान रह गई। यह तो पिछली जिंदगी की थियरी से बिल्कुल अलग है। तभी उसे कुछ याद आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब जब तुमने प्लंडर एबिलिटी हासिल कर ली है तो तुम्हें अपने प्लंडर कॉलम में मौजूद स्किल्स दिखाई देनी चाहिए। जल्दी चेक करो। उसके कहने पर मैंने तुरंत जांच की। लाइटनिंग वॉल, रेजिंग थंडर आर्मर, थंडरस फ्रेजी, थंडर स्टॉम्प। मैंने सारी जानकारी जोंग हान को बता दी। एंग्री थंडर, सायोनिक स्पार्क और सायोनिक कन्वर्जन इनमें नहीं है। जोंग हान कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अब 2 ही संभावनाएं हैं। पहली, हैंड ऑफ गॉड के अंदर अभी भी कुछ अनजानी एबिलिटीज छिपी हुई हैं। दूसरी, किसी खास अवसर की वजह से तुमने सोल से जुड़ी एक नई टैलेंट जागृत कर ली है। कुछ देर विचार करने के बाद उसने कहा, मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हें सायोनिक स्पार्क कैसे मिली। मैंने उसे सायोनिक असेंशन पूल की पूरी कहानी बता दी। जोंग हान ने कहा, सायोनिक कन्वर्जन दिखाओ। मैंने तुरंत सायोनिक कन्वर्जन इस्तेमाल की। जोंग हान फिर गहरी सोच में डूब गई। थोड़ी देर बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग में सोल पावर ट्रेनिंग भी जोड़ी जाएगी। बहुत संभव है कि तुमने सोल से जुड़ी कोई नई टैलेंट जागृत कर ली हो। कुछ दिन बाद ट्रेनिंग खत्म होने पर मैं और सुशिनु लंच करने कैफेटेरिया गए। तभी फनलान हमारे पास आ गई। जो खाना खाने के बाद मेपलवुड अरीना में आकर मुझसे स्पार करो। सुशिनु तुरंत भड़क गई। फनलान, तुम हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? फनलान ने बिना झिझक जवाब दिया, क्योंकि जिग्युओ मेरा बॉयफ्रेंड है। यह देखकर मैंने तुरंत दोनों को रोक दिया। शिनु, इसकी बकवास पर ध्यान मत दो, तुम दोनों यहां लड़ नहीं सकती। फिर मैं सूसन यू के कान के पास जाकर धीरे से बोला, यह बस एक स्पारिंग मैच है, देखना मैं इसे रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। यह सुनकर शिनु के दिमाग में फनलान की हार की तस्वीर उभर आई और वह खुश होकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें स्पार करने की इजाजत देती हूं, लेकिन पहले साफ कर लो, बात साबित होने के बाद रुक जाना, जान लेने वाली लड़ाई मत करना। लंच के बाद हम तीनों मेपलवुड एरीना पहुंचे।
जल्दी ही आसपास के लोगों का ध्यान हमारी तरफ चला गया। अरे, ये तो जुओ और फनलन है। दो एसएसएस रैंक टैलेंट्स अभी स्पार करने वाले हैं। आज तो मजा आने वाला है। देखते ही देखते पूरा मेपलवुड एरिना लोगों से